नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिखो इंडिया परिवार में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय पर और उसके अंदर हमने पहला अध्याय शुरू कर लिया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसके अंदर हमने फ्रांस में किस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ और नेपोलियन के बारे में कल वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो आज का हमारा बिंदु रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कि किस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद का निर्माण यूरोप में होता है और राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार से संपूर्ण यूरोप में, फ्रांस के साथ साथ संपूर्ण यूरोप में फैलती है। ठीक है, इसी को आगे देखते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें तो 18वीं सदी की स्थिति अगर देखें तो यूरोप जो था वो वर्तमान की जो स्थिति है यूरोप की उस स्थिति में नहीं था। जो यूरोप था वो अलग अलग राजशाहियों में, कैंटीनों में बटा हुआ था। ठीक है, तो पहले हम यूरोप की 18वीं सदी की स्थिति को देखते हैं कि यूरोप की 18वीं सदी की स्थिति, यानी कि यूरोप की 18वीं सदी के अंदर क्या स्थिति थी और उस स्थिति की अगर बात करें तो यूरोप जो था 18वीं सदी में वर्तमान में जैसे उसके राष्ट्र राज्य हैं उस प्रकार का नहीं था। ठीक है, तो बात करें तो लिख सकते हैं हम यूरोप वर्तमान स्थिति के राष्ट्र राज्यों में नहीं था, यानी कि यूरोप जो था वो 18वीं सदी में वर्तमान की जो उसके राष्ट्र राज्य हैं उस प्रकार की स्थिति में नहीं था। ठीक है, यूरोप छोटे छोटे अलग अलग कैंटनों में और राजशाहियों में बटा हुआ था। तो लिख सकते हैं 18वीं सदी का यूरोप कैंटनों, राजशाहियों तथा राजतंत्रों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? राजतंत्रों में बटा हुआ था। वह कौन? यूरोप, यानी कि वर्तमान की जो स्थिति है वो थी नहीं। यूरोप में कैंटन थे, राजशाही थे और क्या थे? राजतंत्र थे। इसके आगे अगर बात करें तो जो जर्मनी है और इटली है और जो उसका स्विट्जरलैंड का जो राज्य है, जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड राज्य, जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड जो राज्य हैं वो डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। किसमें? डचियों, यानी कि डच जो लोग थे उनके अधीन डचियों, राजशाहियों में विभाजित थे। ठीक है, जर्मनी का, इटली का और स्विट्जरलैंड का जो भाग है वो राजशाहियों में विभाजित था। इसके अगर बात करें तो मध्य और जो पूर्वी यूरोप है वहां पर निरंकुश राजतंत्र था। मध्य तथा पूर्वी यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। यानी कि पूर्व का यूरोप और मध्य जो यूरोप था उसका भाग कहां पर? निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश का मतलब मैंने कल बता दिया था आपको कि ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार है जिसका जनता पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना, अंकुश नहीं होता हो, वो निरंकुश सरकार कहलाती है। ठीक है,
और ये जो मध्य और पूर्वी यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र थे, उनका मानना क्या था, ये इनकी अलग सामूहिक पहचान हुआ करती थी, इनकी अलग सामूहिक पहचान थी, साथ में इनकी भाषा भी अलग थी। तो हम लिख सकते हैं कि इनकी भाषा भी अलग अलग थी। यानी कि यूरोप के अंदर 18वीं सदी के अंदर देखें तो मध्य और पूर्वी यूरोप जो था, वहाँ के निरंकुश राजतंत्रों की उनकी सामूहिक पहचान अलग थी, और साथ में बात करें तो उनकी जो भाषा थी वो भी क्या थी, अलग थी। आगे अगर देखें तो बात करते हैं हम यूरोप के अंदर एक साम्राज्य है हैब्सबर्ग साम्राज्य। उस हैब्सबर्ग साम्राज्य की अगर बात करें तो हैब्सबर्ग साम्राज्य क्या था, उसी को देखते हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य अब हैब्सबर्ग साम्राज्य क्या था, इसकी अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों और जन समूह को जोड़कर बना हुआ था। यानी कि हैब्सबर्ग साम्राज्य था क्या कि ऑस्ट्रिया, हंगरी पर शासन करने वाले छोटे छोटे साम्राज्यों का समूह क्या था, हैब्सबर्ग साम्राज्य था। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन करने वाले छोटे छोटे साम्राज्य थे वो एक समूह के रूप में किस नाम से जाने जाते थे, हैब्सबर्ग साम्राज्य के नाम से जाने जाते थे। और इसमें टिरोल, ऑस्ट्रिया, स्टूडेंटलैंड और बोहेमिया, कौन कौन से देश शामिल थे, टिरोल, इसके बाद में बात करें तो स्टूडेंटलैंड, इसके बाद में अगर बात करें तो बोहेमिया, इसमें शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे, टिरोड, स्टूडेंटलैंड और बोहेमिया इसमें शामिल थे। किसमें, हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर। यहाँ पर जो है कुलीन वर्ग के लोग ज्यादातर जर्मन भाषा बोला करते थे। यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य की अगर बात करें, यहाँ का जो कुलीन वर्ग था वो कौन सी भाषा बोलता था, जर्मन भाषा बोलता था। तो लिख सकते हैं कि हैब्सबर्ग साम्राज्य की हैब्सबर्ग साम्राज्य के कुलीन वर्ग के लोग जर्मन भाषा बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक, कौन सी भाषा बोला करते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। कहाँ के लोग, हैब्सबर्ग साम्राज्य के कुलीन वर्ग के लोग। अब इसमें जो है लोम्बार्डी और वेनेशिया दो और समूह शामिल हैं। वो कौन सी भाषा बोलते थे, इतालवी भाषा बोलते थे। कौन कौन से, लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी तथा वेनेशिया समूह में इतालवी भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी, इतालवी भाषा बोली जाती थी। कहाँ पर, लोम्बार्डी और वेनेशिया के अंदर। और जर्मन भाषा कहाँ बोली जाती, हैब्सबर्ग साम्राज्य के कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा जर्मन भाषा बोली जाती थी। आगे अगर बात करें, हंगरी में हंगरी यहाँ का एक समूह था। वहां पर जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते थे, मेग्यार भाषा बोलते थे। हंगरी भी हैब्सबर्ग साम्राज्य का ही
एक क्षेत्र है, आप इसके साथ में ऐड कर सकते हो एक क्षेत्र और, कौन सा, हंगरी। तो हंगरी के लोग कौन सी भाषा, मैग्यार भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा, मैग्यार भाषा। 3 भाषाएं हमने देख ली। पहली भाषा हैब्सबर्ग साम्राज्य की कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा जर्मन भाषा बोली जाती थी। लोम्बार्डी में और वेनेशिया में इतालवी भाषा बोली जाती थी। और साथ में देखें हंगरी के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोला करते थे, मैग्यार भाषा बोला करते थे। ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे वो कहाँ पर थे, हैब्सबर्ग साम्राज्य में। और ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाले छोटे छोटे राज्यों का समूह था वो क्या कहलाता था, हैब्सबर्ग साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। आगे अगर इसकी बात करें तो आगे हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो गालिसिया है, गालिसिया यहाँ का एक प्रांत है, वहां पर पोलिश भाषा बोली जाती थी। एक जगह है और गालिसिया में पोलिश भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा, पोलिश भाषा। 4 भाषाएं देख ली, जर्मन, इतालवी, मैग्यार और एक कौन सी भाषा, पोलिश भाषा। पोलिश भाषा कहाँ बोली जाती, हैब्सबर्ग साम्राज्य के गालिसिया क्षेत्र के अंदर बोली जाती थी। अब देखें तो हैब्सबर्ग के अंदर अगर बात करें तो साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले अधीन अवस्था में रहते थे। हैब्सबर्ग जो साम्राज्य है यहाँ पर खेती करने वाले लोग ज्यादा संख्या में रहते थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कृषि करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। कहां पर, हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर। यानी कि कुलीन वर्ग की संख्या कम थी और कृषि करने वाले लोगों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, ऐसा फर्क होने से क्या होता था, राजनीतिक एकता बढ़ाना मुश्किल हो जाती थी। यानी कि संख्या किसकी ज्यादा थी, कृषक वर्ग की संख्या ज्यादा थी और जो आपका कुलीन वर्ग है इसकी संख्या क्या थी, कम थी। तो यहाँ पर राजनीतिक जो एकता है उसको बढ़ाने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो हम लिख सकते हैं ये भी कि हैब्सबर्ग साम्राज्य ही पढ़ रहे हैं अभी। कृषि करने वाले लोगों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी और जो कुलीन वर्ग हैं वहां के लोगों की संख्या क्या थी, कम थी। यहाँ ये जो ऐसा फर्क था तो लिख सकते हैं हम, ऐसा फर्क राजनीतिक एकता बढ़ाने में कठिनाई पैदा कर रहा था। कौन सा फर्क, यानी कि किसान वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा होना और कुलीन वर्ग के लोगों की संख्या कम होना, ये वाला जो फर्क है वो राजनीतिक एकता बढ़ाने में क्या कर रहा था, कठिनाई पैदा कर रहा था। कहाँ की बात करें तो ये बात है हैब्सबर्ग साम्राज्य की। आगे अगर बात करें तो इस तरह के जो समूह थे वो आपस में बांधने वाला केवल सम्राट के प्रति निष्ठा थी। यानी कि सभी लोग केवल सम्राट के प्रति निष्ठा के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े रहते थे। कहाँ के, हैब्सबर्ग साम्राज्य के। यानी कि सभी लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, लोगों की संख्या अलग अलग थी। तो यहाँ अगर इन लोगों का एक साथ जुड़े रहना है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा था, सम्राट के प्रति निष्ठा पर निर्भर कर रहा था। कहाँ, हैब्सबर्ग साम्राज्य में। आगे अगर बात करें तो अब हम देखेंगे कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर जो कुलीन वर्ग है वो और जो निम्न वर्ग है कौन सा, कृषि करने वाला, इसके बीच में एक वर्ग आता है मध्यम वर्ग या जिसे नया वर्ग भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं
हैब्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग, या जिसे नया वर्ग भी कहते हैं, जिसमें आपके एक तो शिक्षित वर्ग के लोग और साथ में औद्योगिक जो उद्योगपति हैं वो, और इसके अलावा बात करें तो जो व्यापारी वर्ग है वो भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुलीन व नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग और जो नया मध्य वर्ग है, प्रश्न सीधा पूछा जाए कि कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग में क्या मतलब अलग अलग चीजें थी, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात करें कुलीन वर्ग की। कुलीन वर्ग की बात करते हैं कि कुलीन वर्ग के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखें, कुलीन वर्ग जो था यूरोप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग माना जाता था। यूरोप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग, ठीक, कौन सा? कुलीन वर्ग। इसके अगर अलावा बात करें तो जमीन के मालिक हुआ करते थे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनके पास जमीन ज्यादा थी। इनके पास क्या थी? जमीन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। कौन से वर्ग के पास? कुलीन वर्ग के पास। ये जो है कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या थे? शक्तिशाली थे। अब कुलीन है तो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होंगे और सामाजिक तौर पर भी देखें तो शक्तिशाली होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि यह राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत थे। पॉलिटिकली देखें और सोशलिटी देखें तो ये सारे के सारे क्या थे? बहुत पावरफुल लोग हुआ करते थे। कौन से? यूरोप के कुलीन वर्ग के लोग। आगे अगर देखें तो इस वर्ग के जो लोग हैं क्षेत्रीय विभाजन के आर पार की सादा जीवन शैली से क्या थे? बंधे हुए थे। ठीक है ना, लोग जीवन की साझा शैली से बंधे हुए थे। यानी कि साझा शैली का मतलब क्या हो गया कि कुलीन वर्ग अगर किसी दूसरे वर्ग को आवश्यकता है तो ये इस वर्ग का एक परिवार या समूह जो था दूसरे वर्ग की सहायता कर देता था, यानी कि साझा काम किया करते थे, साझा रूप में। ठीक है, आगे अगर देखें इस वर्ग की विशेषता चौथी, अगर पांचवी विशेषता देखें तो ये जो वर्ग है अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में इनकी जायदाद और शहरों में इनकी हवेलियां हुआ करती थी। ग्रामीण क्षेत्र में जायदाद तथा शहरों में हवेलियां रखते थे। कौन रखते थे? कुलीन वर्ग के लोग। कहाँ के? यूरोप के कुलीन वर्ग के लोग। आगे अगर देखें तो राजनीतिक कार्यों के अंदर फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक, बोलते तो कौन सी? जर्मन भाषा बोलते थे, लेकिन जितने भी राजकारी होते थे उन सभी में फ्रेंच भाषा क्या करते थे? ये बोलते थे। आगे अगर देखें कुलीन वर्ग की विशेषता, अगली विशेषता में हम लिख सकते हैं कि ये जो लोग हैं आपस में वैवाहिक संबंध बनाते थे। ठीक है ना, ये लोग हम लिख सकते हैं, यह लोग आपस में वैवाहिक संबंध से जुड़े रहते थे। ठीक है,
वैवाहिक संबंध से एक दूसरे से क्या होते थे, जुड़े रहते थे। कि कौन से, कुलीन वर्ग के लोग। और अगर बात करें इनकी संख्या की, तो यूरोप के अंदर जो है कुलीन वर्ग की अगर बात करें तो संख्या में ये बहुत कम थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि संख्या में कुलीन वर्ग, संख्या में कुलीन वर्ग जो है वो क्या था, कम था। ठीक है, अगर बात करें संख्या में कुलीन वर्ग की, तो कुलीन वर्ग में इनकी संख्या क्या थी, कम थी। या हम लिख सकते हैं कि यह छोटा समूह था, यह छोटा समूह था। ठीक, ये बात हो गई किस वर्ग की, कुलीन वर्ग की। तो हमने देखा कि सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन सा है, कुलीन वर्ग है। और जमीन इनके पास हुआ करती थी, राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे। और लोग जो है वो साझा जीवन शैली से क्या होते थे, एक दूसरे से बंधे होते थे। आगे अगर बात करें तो फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया करते थे। और इनका ग्रामीण क्षेत्रों में तो जायदाद हुआ करती और शहरों में हवेलियां हुआ करती थी। आगे अगर देखें तो लोग जो हैं आपस में वैवाहिक संबंध जो है उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। संख्या में कुलीन वर्ग कम था, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो समूह है वो क्या था, संख्या में छोटा था। यानी कि यूरोप का जो कुलीन वर्ग है उसकी संख्या क्या थी, थोड़ी सी कम थी। अब देखें जो नया मध्य वर्ग है, कौन सा, कुलीन वर्ग हो गया। नए मध्य वर्ग की अगर बात करें तो इसमें बात करते हैं नया जो वर्ग है वो कि इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और जर्मनी में 19वीं सदी की शुरुआत में नया वर्ग सामने आया। ठीक है, और क्यों आया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, वो भी देखते हैं। नया मध्य वर्ग, नया मध्य वर्ग। ठीक है, तो अगर नए मध्य वर्ग की अगर बात करें तो इंग्लैंड में तो 18वीं सदी में और फ्रांस तथा जर्मनी में 19वीं सदी के दौरान जो औद्योगिकरण हुआ उसके कारण से यह नया वर्ग सामने आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड, फ्रांस तथा इटली के अंदर, जर्मनी में हुए औद्योगिकरण के कारण यह समूह अस्तित्व में आया। तो औद्योगिकरण के कारण जो नया वर्ग आया वो कौन सा था, नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग सबसे ऊपर बात करें तो कुलीन वर्ग सबसे ऊपर था, उसके बाद में कौन सा आया, मध्य वर्ग, और सबसे नीचे जो था वो कौन सा था, निम्न वर्ग, जिसमें कौन शामिल थे, किसान शामिल थे। ठीक है ना। और कुलीन वर्ग में जो अमीर लोग थे यानी कि जो रईस थे वो कुलीन वर्ग में शामिल थे। और मध्य वर्ग में आपके हम बात कर सकते हैं तो उद्योगपति, और इसके अलावा बात करें तो व्यापारी, ये सारे के सारे मध्य वर्ग में शामिल थे। ठीक है, अगर नए मध्य वर्ग की आगे की बात करें तो इसके अंदर जो है उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों का ये क्या था, वर्ग था। तो लिख सकते हैं कि इसमें उद्योगपति, व्यापारी तथा सेवा क्षेत्र में संलग्न लोग शामिल थे। ठीक है, किसमें, नए मध्य वर्ग में उद्योगपति थे और व्यापारी थे और सेवा क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे वो नए मध्य वर्ग में शामिल थे।
और ये जो उद्योगपति हैं और व्यापारी हैं और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, इनका उद्भव किसके कारण हुआ? औद्योगिकरण के कारण। जो औद्योगिकरण 19वीं सदी के प्रारंभ में और 18वीं सदी के उत्तरार्ध के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और बात करें जर्मनी की तो वहां हुआ, उसके कारण ये जो समूह है वो क्या आया? अस्तित्व में आया। ठीक है, आगे अगर देखें तो इनकी संख्या 19वीं सदी के अंत तक जो है संख्या क्या थी? कम थी। तो बात करें 19वीं सदी के अंत तक, 19वीं सदी के अंत तक इनकी संख्या कम थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक या अंत तक बात करें तो इनकी जो संख्या है वो क्या थी? कम थी। ठीक है, और कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नए मध्य वर्ग के अंदर और कुलीन जो वर्ग था उन दोनों के बीच में संबंध जो है वो किसके कारण हुआ? कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बाद में। तो हम लिख सकते हैं कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दोनों वर्गों में सामूहिक एकता स्थापित की गई। यानी कि सामूहिक जो एकता है वो किसके बाद में स्थापित हुई? जब कुलीन वर्ग का जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त हो गए, उसके बाद में इन दोनों वर्गों के अंदर, कुलीन वर्ग में और नए मध्य वर्ग में जो है वो क्या हो गया था? सामूहिक एकता का भाव पैदा हो गया था। आगे अगर देखें तो बात करते हैं हम जो उदारवादी राष्ट्रवाद के जो मायने हैं उनके बारे में। तो इस यहाँ तक कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग हो गया। नया मध्य वर्ग किस प्रकार का था? सेवा क्षेत्र, व्यापारी और उद्योगपति इसमें शामिल हुआ करते थे। संख्या इनकी क्या थी? कम थी। और कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बाद में दोनों समूह जो है सामूहिक एकता के भाव में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो कुलीन वर्ग में अमीर थे, मध्य वर्ग में उद्योगपति और व्यापारी थे और निम्न वर्ग में जो किसान थे। ठीक है, संख्या में अगर बात करें तो संख्या में सबसे कम कौन थे? कुलीन वर्ग थे। और संख्या में सबसे ज्यादा कौन थे? किसान वर्ग जो था निम्न वर्ग। और सबसे कम कौन थे? मध्य वर्ग के लोग। ठीक है, अब देखें तो कुलीन वर्ग हो गया और मध्य वर्ग हो गया। आगे अगर बात करें तो आगे आता है आपका उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। जो बिंदु उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।